वेलकम बैक। देख रहे हैं आप बोले क्या बात है। और बात आज हम कर रहे हैं कि ये जो फिक्सिंग का इशू है, करप्शन का इशू है, इसने पाकिस्तान क्रिकेट को दीमक की तरह जो है पिछले 20-25 साल से नुकसान पहुंचाया है। और बहुत पाकिस्तान क्रिकेट को इससे नुकसान हुआ है। और अगर हम नुकसान की बात करें इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, तो इस वक्त भी जो है PSL का जो फिक्सिंग केस चल रहा है, अगर उसमें सज़ाएँ हो जाती हैं तो वी विल बी विदाउट दो ऐसे हम बैट्समैन खो देंगे जो कि हमारा फ्यूचर था। ख़ास करके शर्जील की अगर मैं बात करूं, उससे पहले 3 प्लेयर्स और बैन हुए थे, आमिर, आसिफ और सलमान। बट 5 साल उनका जो है 5.5 साल का कैरियर उनका बर्बाद हो गया और पाकिस्तान ने लूज़ आउट किया। उससे पहले दानिश को कनेरिया को लाइफ बैन लगा, उस पर दानिश कनेरिया अपने प्राइम में थे। तो नुकसान बहुत हुआ है पाकिस्तान को इस सारे स्कैंडल से। दानिश कनेरिया, आसिफ खान और अकरम रज़ा मेरे साथ है। और अकरम रज़ा से मैं बात कर रहा था ब्रेक पे जाने से पहले। अकरम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। ओके अकरम, मुझे एक बात बताएं, ये जो सिलसिला है, आप माशाल्लाह से, मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 नवंबर 89 को आप नेहरू कप फाइनल में खेले व्हेन इमरान वाज कैप्टन, और अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ कोलकाता में, और हम वो फाइनल जीते भी। एम आई राइट? जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि ये जब इमरान के अंडर जब आप खेले, उस वक्त बड़े बड़े प्लेयर थे टीम में, जावेद मियादाद वगैरह सारे थे, उस वक्त ये बातें, ऐसी चीज़ें क्यों नहीं सामने आई? वैद भाई, कभी भी कोई चीज़ सामने नहीं आई। ये स्टार्ट ही जो है ना 94 से हुआ काम। और 94 में जब ये, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब ये क्लैश शुरू हुआ प्लेयर्स का, मेरे लिए तो बड़ी नई बातें थी, क्योंकि मैं तो टीम से ड्रॉप हो चुका था। और उसके बाद जब मुश्ताक अहमद पाकिस्तान टीम के साथ न्यूजीलैंड गए हैं 94 में, तो वो अनफिट हो गए थे। उसके बाद फिर मुझे बुलाया गया और मैं ऑन एंड ऑफ क्रिकेट खेला हूँ, मैं रेगुलर बेसिस पे कभी भी नहीं खेला। तो इसलिए मेरे लिए तो कोई चीज़, मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा था कि क्या हो क्या रहा है। तो और मैं सिर्फ अपनी क्रिकेट के लिए, अपनी परफॉर्मेंस के लिए खेल रहा था, और मैं हर मैच को आखिरी मैच समझ के खेल रहा था। तो मुझे कोई ज़्यादा समझ नहीं लगी। जब मुझे ड्रॉप कर दिया गया, उसके बाद ही मुझे काफ़ी चीज़ों का पता चलना शुरू हुआ, जिसकी वजह से मैं अंदाज़ा लगाता था कि ये चीज़ें हो सकता है कि उस वक्त भी होती हूँ जब मैंने क्रिकेट खेल रहा था। लेकिन अकरम, जो जस्टिस कयूम की जब इंक्वायरी हुई, उसमें एक जगह पे कयूम की रिपोर्ट में एक जगह पे लिखा हुआ है कि राशिद ने जो बयान दिया, उसमें उसने एक बयान दिया था, बड़ा वो डैमेजिंग बयान था, जिसमें उसने कहा था कि जी न्यूजीलैंड टूर पे 94 में क्राइस्ट चर्च गालिबन था, वनडे इंटरनेशनल था इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। उसने कहा कि जी उस जगह पे मुझे जो है सलीम मलिक ने कहा कि ये मैच हमने जो है हारना है, और उसने मुझे ऑफ़र की पैसों की। और उस वक्त वहाँ पर 3-4 प्लेयर्स और भी मौजूद थे, जिसमें आपका भी नाम उसने लिया। आपको ऐसा कुछ याद पड़ता है, ऐसे कोई वाक़या हुआ था क्राइस्टचर्च में? वहीद भाई बिल्कुल झूठ बोला था उसने, राशिद लतीफ़ ने। यही बात मैंने जस्टिस कयूम के मुंह पे कही थी कि ये झूठ बोल रहा है, और वो बिल्कुल हमारे साथ बैठा हुआ था। देखिए, मैंने अल्लाह को जान देनी है, और अब ये इस वक्त 20 साल गुजर चुके हैं, मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। जब मैंने आपको 5 लाख की बात बता सकता हूँ, तो और भी बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ। लेकिन ये राशिद लतीफ़ ने झूठ बोला था, और बाद में मैंने राशिद को थोड़ी सी नाराज़गी का इजहार भी किया था ग्राउंडों में। जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे तो कहते मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था। तो ये काफ़ी, मैंने आपको पहले भी कहा कि लेकिन अकरम, मुझे एक बात बताएं कि मतलब बेसिकली जो आपकी बातों से पता चल रहा है, वो ये पता चल रहा है कि 94 में एक रिवॉल्ट हुआ, 93-94 में अगेंस्ट वसीम अकरम की कप्तानी के खिलाफ। उसके बाद सलीम मलिक जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कैंडिडेट बने थे न्यूजीलैंड टूर के लिए। और आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये जो रिवॉल्ट हुआ और ये जो सलीम मलिक को कप्तान बनाया गया, कॉम्प्रोमाइज़, उसके बाद ये आपस के मतलब जो है झगड़े स्टार्ट हो चुके थे टीम के अंदर, मतलब इंटरनल प्रॉब्लम चल रही थी। देखिए, अगर आप वापस जाए ना, अगर आप रिकॉर्ड को चेक करें, स्टैट्स को चेक करें, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा। 94 में आप बासित अली की परफॉर्मेंस देख लें श्रीलंका में और पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसके बाद राशिद की भी देख लें थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेस, तो ये सारा जो है ना लावा पकता गया है, और ये जाके फटा है बाद में 94 में जिम्बाब्वे में। और वहाँ लड़ाई भी हुई है आपस में, 1-2 प्लेयरों की लड़ाई भी हुई थी जो मैंने देखी थी। और ये सारे मसले मसाइल उस वक़्त ही शुरू हुए हैं, और उसके बाद फिर एक दूसरे को नफ़रत की निगाहों से देखना शुरू कर दिया लोगों ने। और फिर ये चीज़ें जो है ना सामने आई, जो इन लोगों के सामने हुई होंगी, मेरे सामने तो मुझे तो कोई समझ नहीं लगी, क्योंकि मैं न्यूजीलैंड में रीइंफोर्समेंट गया था। उससे पहले मैंने आप जो थे मतलब ये तो सबको पता है कि आप बहुत क्लोज थे सलीम मलिक से,
और उस वक्त मलिक वॉज एट द सेंटर ऑफ ऑल दिस, मतलब जो कुछ भी हो रहा था। तो क्या कभी आपकी मलिक से बात हुई इस मामले पे? कभी कोई मलिक ने आपसे कभी कोई बात की इस मामले पे कि क्या हो रहा है टीम में और क्यों ये सारी चीज़ें चल रही हैं? वहीद भाई, सलीम मलिक का असल में मेरे साथ तल्लक जो है ना, मैं उसके साथ अंडर 19 लेवल से क्रिकेट खेल रहा हूँ। ओके। वो कैप्टन था जब मैंने क्रिकेट शुरू की थी 81 में। उसके बाद मैं 86 में हबीब बैंक में चला गया, तो सलीम मलिक हमारा कैप्टन था, जावेद भाई के साथ वो कैप्टन थे, फिर सलीम मलिक कैप्टन था। तो हमारा तो रिलेशन, क्योंकि एक टीम के साथ थे हम, तो हमारा तो रिलेशन डेवलप होना ही था। लेकिन कोई ऐसा मसला, कोई ऐसी बात मेरे सामने ना कभी हुई, ना मेरे साथ किसी ने की। मैं तो बहुत ही जूनियर प्लेयर था उनके लिहाज से। मैंने तो अभी, वो लोग 200 मैच खेल चुके थे और मैं अभी कोई 20वां मैच खेल रहा था, 21वां मैच खेल रहा था। तो मेरे साथ लेकिन कभी अकरम, कभी मतलब कोई शेयर आपको नहीं बाद में बैठ के आपने जब चीज़ों को देखा या सोचा, तो कभी आपको महसूस हुआ, इन हाइंडसाइट आपको लगा कि हाँ भाई मसले मसाइल थे इस किस्म के टीम में? देखिए, मुझे दूसरे प्लेयरों की से पता चला, जैसे कि हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे थे रावलपिंडी में, तो वहाँ आमिर सोहेल ने ये शोर मचाया था किसी एक जगह पे कि जी ये मैच में गड़बड़ है। तो जैसे ही मैं बैठा हुआ था नाश्ते की टेबल पे, तो वहाँ मुझे ये आवाज़ आई, तो मैंने ये बात सुनी है। लेकिन वो मैच हम लोग उसमें बहुत ही टॉप क्लास परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दी। ये टेस्ट मैच मैच के दौरान मीटिंग भी हुई। ये टेस्ट मैच था? हाँ, टेस्ट मैच जिसमें मलिक ने डबल 100 मैच किया के था। दरमियान जी जी, मलिक ने तो ये सारी चीज़ें हैं जो कुछ गलत भी साबित हो रही थी, जो हमारे सामने एक आध बात भी हुई थी। तो फिर भी मैं समझता हूँ कि जब मेरी बारी आती थी मैच खेलने की, तो मुझे मैच के अलावा और परफॉर्मेंस के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती थी, तो मैं उसी में मगन रहता था। तो जाहिर है कि जब आप बिल्कुल यंग प्लेयर हों और टीम में जगह बनाने की कोशिश करें, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस के अलावा कोई चीज़ नहीं नज़र आती। लेकिन अकरम, एक बात ये भी है कि अगर आज हम 2017 में आए और 2017 में भी आज हम यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये PSL स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के हवाले से, दानिश भी यहाँ बैठे हुए हैं, इन पे लाइव बैन लग गया था 2012 में गालिबन दानिश। तो उसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स तो रही है ना पाकिस्तान क्रिकेट में, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि नहीं हुआ। अगर कुछ चीज़ें हुई हैं, जब भी आज ये पोजीशन हम देख रहे हैं कि 2010 में 3 प्लेयर्स हमारे जो है वो गिल्टी पाए गए, उसके बाद अब ये PSL का मसला चल रहा है, दानिश पे बैन लगा, और ये मसले मसाइल चलते ही रहे, मतलब मुस्तकिल 90s ऑनवर्ड से। तो ये इस मतलब आप नहीं समझते कि पाकिस्तान क्रिकेट में जितना नुकसान इन चीज़ों से पहुँचा है, शायद किसी और चीज़ से नहीं पहुँचा? वहीद भाई, जो भी जिस जगह भी ये इंसिडेंट हुआ है ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से कभी हुई नहीं है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लड़कों के आजकल जिनके ऊपर स्पॉट फिक्सिंग की बातें चल रही हैं ना, शर्जील और खालिद लतीफ़, मुझे एक चीज़ की बहुत खुशी है कि इनकी इन्वेस्टिगेशन बहुत प्रॉपर तरीके से हो रही है। अगर ये गिल्टी हुए तो डेफिनेटली इनको पेनलाइज किया जाएगा, लेकिन अगर गिल्टी नहीं है तो एटलीस्ट लोगों के सामने इंसाफ तो आएगा ना। लेकिन पास्ट में जो भी हुआ है ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हुई नहीं है, और जो भी जस्टिस क्यूम ने अपनी रिकमेंडेशन दी हैं, तो उस पर अमल किसी ने भी नहीं किया। उसने तो बहुत कुछ कहा था जो कि बिल्कुल उसको इग्नोर किया गया। मतलब इंजमाम उल हक को कैप्टन बनाया गया, वकार यूनुस को कैप्टन बनाया गया, मैनेजर मुश्ताक अहमद को बनाया गया। तो ये कौन सी रिकमेंडेशन है जिसके ऊपर अमल हुआ है? तो सारे काम तो उसी तरह ही नॉर्मल चल रहे हैं। तो मैं तो यही समझ रहा हूँ कि हमारे साथ ही क्यों ज्यादती हो रही है, कि हमने क्या जुल्म किया है कि जो उन्होंने नहीं किया था। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए थी, और मैं आज भी हाजिर हूँ। अगर आज भी इन्वेस्टिगेशन होती हो तो मैं उसके लिए तैयार बैठा हूँ, और अगर मैं किसी जगह पे भी गिल्टी प्रूवन हूँ तो मैं आज भी सज़ा के लिए बिल्कुल बैठा हूँ, और मुझे सज़ा मिले तो मैं उसके लिए एक्सेप्ट करूँगा। बात वही है कि जब आप कहते हैं कि मतलब 3 दफ़ा ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिम्बाब्वे में, और फिर कैसे बोलते हैं साउथ अफ्रीका में और श्रीलंका में, कि जहाँ पर प्लेयर्स को इंतखाब आलम ने उस पर जो कोच मैनेजर हुआ करते थे कि उन्होंने कहा लड़कों को कि भाई आप कुरान पे जो है वो ओथ लें और कहें कि आप तो इन्वॉल्व नहीं है, तो उसका मतलब तो फिर बड़ा सीरियस मामला थे, उस वक्त भी बहुत सीरियस मामला शुरू हो चुके थे। बिल्कुल, जब चीज़ों को पता चलता है इस तरह की, तो फिर इंसान हैरान होता है और फिर परेशान भी होता है। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी क्रिकेट जो है ना बहुत कम थी, जिसकी वजह से मैं अपनी क्रिकेट में ही मगन था, और जो दूसरे लोग थे वो काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुके थे। तो अगर वो कोई भी बात करते थे तो हमारा उसमें कोई काम नहीं होता था। ये हमें उस वक्त चीज़ों का पता चलता था जब मैनेजर कॉल करके बताता था कि जी हमें ये चीज़ों का पता चला है, तो आपको ये यहाँ पे हल्फ उठाना पड़ेगा, और फिर उठाना पड़ता है।
तो मैं तो आपको पता जब ड्रॉप भी हुआ तो उसके बाद मैंने जब देखा पाकिस्तान टीम के हालात इस तरह के तो कसम से बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि आइंदा भी क्रिकेट खेलनी है या नहीं खेलनी। साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का जो ट्विन टूर था 94 का, उसमें आप उस टूर पे थे, टीम का हिस्सा थे? जी जी, मैं साउथ अफ्रीका 2 माह का टूर था। उस टूर पे जब ये बातें बहुत निकलने लगी कि मतलब ये चीज़ें हो रही हैं, तो सलीम अल्ताफ़ को भेजा गया था पीसीबी की तरफ से। पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सलीम अल्ताफ़ को वहाँ रश किया कि जाके मालूम करो कि हो क्या रहा है। आपको कुछ याद पड़ता है कि सलीम अल्ताफ़ जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कोई मीटिंग की आप लोग से, कोई बात की, कोई ऐसी चीज़ हुई वहाँ पर जो डिस्कस हुई ओपनली? नहीं वहीद भाई, सलीम अल्ताफ़ नहीं आए थे। साउथ अफ्रीका मंडेला कप जो है ना वो मैंने खेला था। ओके, वो जो और वो 4 नेशन टूर्नामेंट था, ये बाद में आए थे, सलीम अल्ताफ़ बाद में गए थे। हाँ, और उसके बाद मैं जिम्बाब्वे चला गया था, और जिम्बाब्वे में जो वनडे सीरीज़ थी और 2 टेस्ट मैच थे या एक टेस्ट मैच था, तो वहाँ पे हमें पता चला था कि जब सलीम मलिक का नाम शेन वॉन ने या मार्क वॉकर जो सिलसिला ना वो शुरू हुआ था उसमें 95 में स्टार्ट में। जी दानिश, मुझे ये बताएं कि अकरम रज़ा की हम बातें सुन रहे हैं और अकरम रज़ा इस तरह बात बता रहे हैं। अकरम रज़ा कह रहे हैं कि जी मैं अभी भी हाजिर हूँ, अगर कोई भी मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता तो मैं तैयार हूँ इन्वेस्टिगेशन वर्क करने के लिए। लेकिन द वेरी फैक्ट के 25 साल में अगर हम देखते हैं दानिश के जो चीज़ें हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट में और होती आ रही हैं, प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट आ रही है। इनफैक्ट एक थोड़ा सा हम नज़र डाल लेते हैं कि जो प्लेयर्स आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट में जिन पे साबित हुआ है और उन पे बैन लगा है या पेनल्टीज़ हुई हैं, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं कि कब से ये सिलसिला चल रहा है। अगर आप देखें तो इसमें काफ़ी प्लेयर्स, टॉप प्लेयर्स इन्वॉल्व जिनको सज़ा हुई है वो रहे। मोहम्मद अजहरुद्दीन थे इंडिया के साबिक कप्तान, इन पे लाइव बैन लगा 2000 में, फिर 2012 में ओवरटर्न हुआ। फिर अजय शर्मा, ये भी इंडिया के प्लेयर थे, अजय जडेजा थे, मनोज प्रभाकर थे, और ये 4 जो प्लेयर्स थे ये एक स्कैंडल 2000 में खुला था और उसके बाद इन पे चारों पे बैन लगा था, और बहुत सारे के बैन जो है इनके ओवरटर्न भी हो गए थे, जडेजा का, जैसे अजय शर्मा और अजहरुद्दीन का। फिर पाकिस्तान के अताउर रहमान थे, इन पे लाइव बैन लगा 2000 में। फिर सलीम मलिक पे लाइव बैन लगा 2000 में। उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका हैंसी क्रोनी का केस आया बहुत मशहूर, उसका इनकी मतलब प्लेन क्रैश में डेथ भी हो गई थी। हर्शल गिब्स साउथ अफ्रीका के, हेनरी विलियम्स साउथ अफ्रीका के, फिर मॉरिस अदम्बो थे केनिया के, इन पे 5 साल का बैन लगा 2004 में। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मार्लिन सैमुअल्स, इन पे 2008 में 2 साल का बैन लगा था। इनसे भी, इनके खिलाफ भी यही था कि इन्होंने बुक मेकर से गिफ्ट्स लिए हैं पिच इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए। उसके बाद फिर आमिर आसिफ सलमान भट्ट का केस हुआ 2010 में, इन पे 5 साल का मिनिमम बैन लगा तीनों पे। फिर दानिश कनेरिया पे 2010 लाइव बैन लगा। फिर श्रीशांत इंडिया के हैं, इन पे 2013 में बैन लगा और 2015 में क्लियर हुए। शरीफुल हक है बांग्लादेश के, इनडेफिनेट पीरियड बैन इन 2012। मोहम्मद अशरफुल बांग्लादेश के 8 साल का बैन इन पे 2013 में लगा, आज भी इन पे बैन है। लू विंसेंट न्यूजीलैंड के, इन पे लाइव बैन लगा 2014 में। कौशल लोकाचार्य है श्रीलंका के लेग स्पिनर थे, इन पर 18 महीने का बैन लगा था 2014 में। ये तकरीबन कोई 26 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इन्वॉल्व रहे हैं। फिर अभी हालिया जो है गुलाम बोदी है और लॉन वाबो स्वत्सेबे है साउथ अफ्रीका के, इनके डोमेस्टिक क्रिकेट में ये चीज़ हुई है। एक प्रॉपर इंक्वायरी हुई है T20 के मैचेस में, फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग हुई है, उस पर जो है स्वत्सेबे और गुलाम बोदी दोनों पे बैन लगा। फिर हांगकॉन्ग के इरफान अहमद है, इन पर 30 महीने का बैन लगा पिछले साल। फिर थैमी सोले के लिए है साउथ अफ्रीका के, इन पे 12 साल का बैन लगा 2016 में, ये भी यही डोमेस्टिक के उसमें इन्वॉल्व थे। फिर अब यहाँ पर मोहम्मद इरफान और मोहम्मद नवाज़ पे बैन लगे, लेकिन इन पे बैन लगे कि इन्होंने मतलब इन्फॉर्म नहीं किया था अथॉरिटीज़ को कि इनको ऑफर्स हुई थी जो है बुक मेकर से। लेकिन दानिश 26 प्लेयर्स, इंटरनेशनल क्रिकेट के 26 प्लेयर्स हैव बीन सो फार बैंड, फाउंड गिल्टी ऑफ दीज इन्वॉल्वमेंट्स इन करप्शन। क्या वजह क्या है, ये प्लेयर्स क्यों, मतलब इतने हाई नंबर ऑफ प्लेयर्स क्यों इन्वॉल्व होते हैं? ये इन्वॉल्व देखिए, सबके केसेस डिफरेंट है। अगर आप रिलेट करें, जितने आपने नाम लिए सबके हैव डिफरेंट केसेस। किसके एविडेंसेस बहुत हाई एविडेंसेस थे, हार्ड कोर एविडेंसेस को हम कह सकते हैं, जिनके अंदर कुछ ऐसे प्लेयर है जिसके, क्योंकि मैं बाकी की इतनी वो नहीं है, क्योंकि मेरा केस, क्योंकि मैं खुद वो लड़ रहा था, मेरे पास सारी चीज़ें खुद थी, तो जो एविडेंसेस होते हैं उस पर डिपेंड करके बैन लगे वो लगे। लेकिन जब जब इदारे से लड़ते हैं, अपने बोर्ड से या किसी बोर्ड से भी आप लड़ते हैं, इट्स गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट,
क्योंकि उनके पास सारे राइट्स है उनके पास, बिकॉज दे है उनको एक प्लेयर के जाने, जो मैं बार बार बात करता हूँ वो एक है रीज़न उसके पीछे वहीद भाई, कि इसके लिए कि उन्होंने अपनी एक साख बचानी है, उन्होंने साख बचानी है। अगर काउंटी क्रिकेट के ऊपर ऐसी एक चीज़ आती है और उसके ऊपर शेडो आता है कि भाई यहाँ पर ये होते और तहकीकात शुरू हो जाएगी और विजिलेंस आ जाएगा, या पीएसएल के अंदर जैसे अभी सिलसिला चल रहा है, मामला चल रहा है, इसमें और ज़्यादा विजिलेंस आ जाएगा, लोग और इसके अंदर वो करना शुरू करेंगे कि निकालना शुरू करेंगे, तो बदनामी होगी। तो ये रीज़न है कि इसके अंदर जिस तरह आपने कहा कि प्लेयरों के नाम आते, लेकिन प्लेयर्स की एसोसिएट और जिस तरह से प्लेयर, ये बोर्ड के लोग भी तो होते हैं ना, आपके साथ मैनेजमेंट जाती है, आपके साथ 15 प्लेयर होते हैं, 15 प्लेयर के साथ जो मैनेजमेंट जाती है वो भी कम से कम 10 तो लोग होते हैं। अभी किसके थ्रू कौन किससे मिलता है, क्या करता है, वो तो बोर्ड को भी पता होना चाहिए। अगर बोर्ड देख रहा है। लेकिन दानिश 26 प्लेयर्स अगर गिल्टी पाए गए, आप क्या बेसिकली ये कह रहे हैं कि 26 प्लेयर्स के खिलाफ जो है मतलब विंडिक्टिव मतलब स्टेप्स लिए गए उनके बोर्ड्स की तरफ से? देखिए क्या ये 26 के 26 इनोसेंट नहीं, है? 26 के 26 इनोसेंट नहीं। मैं इधर क्योंकि जिनके केसेस है, मैंने वही कहा, जिस तरह अज्जू भाई का केस है, अज्जू भाई का नाम है सबसे पहले नंबर में, जैसा आपने बताया, जो आपने बहुत ज़्यादा उसको कवर किया था, उस टाइम पर बहुत एक हाइप बनी हुई थी। हंसी क्रोनिये उनका केस है, बहुत ज़्यादा मीडिया में भी आया और उसमें एविडेंसेस बहुत ज़्यादा थे कि इट वाज हार्ड कोर एविडेंसेस थे कि उसको आप बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते थे। अगर आप आ जाते हैं वापस 2010 में सलमान बट और इनके केसेस को भी देखते, दे हैड ए हार्ड कोर एविडेंसेस, जिस तरह की बात थी हार्ड कोर एविडेंसेस पे आपने वो स्टेप्स नहीं लिए। जिस तरह अकरम भाई भी बात कर रहे हैं, अकरम भाई के साथ मैं खुद भी खेला हूँ, अभी बैंक से हम खेले, अकरम भाई ने कप्तानी की, इनके अंडर में कप्तानी की है माशाल्लाह से। तो जिस तरह वो बात कर रहे, जो चीज़ें पास में हुई उस पर हमने ज़्यादा जोर नहीं दिया, जो रिकमेंडेशन थी उस पर जोर नहीं दिया, हमने उसको थ्रो ऑफ कर दिया इन अ डस्टबिन, जस्ट लाइक दैट। तो उसका जो रिएक्शन है वो बाद में आते गया। अभी भी वहीद भाई जो अभी भी जो सीन चल रहा है पीएसएल का, अगर इसको हम लोग सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि अभी बोर्ड है वो दो किश्ती में सवार है। एक है कि इन्होंने बहुत सारा चीज़ें कह दी है, दूसरी चीज़ इनके माइंड में एक ये भी चीज़ है, आमिर आसिफ सलमान बट वी शुड नॉट फॉरगेट कि ठीक है उनको हो गया, दे आर प्लेइंग नाउ वो, लेकिन वो भी एक चीज़ है कि दूसरा लॉयर उनके केस निकाल के वो ला के पुट कर सकता है। तो दे अभी सिचुएशन इजी नहीं है पीसीबी के लिए कि डिसीजन कर दे, उनको भी सोचना पड़ेगा। लेकिन इस तरह की जो 25 प्लेयर है जिनके नाम है, एवरीबडी हैव डिफरेंट केसेस। मोहम्मद इरफान और मोहम्मद नवाज का नाम आया, जिस तरह आखिरी में उनके ऊपर भी थे, उन्होंने किया, उनको आपने 1 साल का बैन किया। उनका तो ये था कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं की। तो यही बात है कि रिपोर्ट नहीं की। कल उठ के अगर कोई नेक्स्ट टाइम 2 साल के बाद अगर होता है, फिर कोई एक लड़का कहता है कि यार मैं रिपोर्ट करना भूल गया, तो फिर आप 2 साल की सजा देंगे। ये तो इस तरह चलता रहेगा सिलसिला। यू हैव टू मेक, देखिए एविडेंसेस हैं, हार्ड कोर एविडेंसेस है, और आपको पता है कि नो ही इज इन्वॉल्व, ये इनके सबूत है और इनके एविडेंस है। इसमें आसिफ एक प्रॉब्लम ये बहुत आता है कि इन टाइप के केसेस में हार्ड कोर एविडेंस की जो आप बात करते हैं, सब्सटेंशियल एविडेंस की बात करते हैं, वो आपको बड़ी मुश्किल से मिलता है। आपको मतलब ज़्यादातर बहुत ज़्यादा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे भी रिलाई करना पड़ता है, लोगों के स्टेटमेंट्स पे जाना पड़ता है। ये एक बड़ा इशू आता है इन केसेस को डील करने में। ये जो सलमान बट, आसिफ और आमिर का केस हुआ, इसके बाद मुझे याद है कि जब ये केस चल रहा था तो एक ख़बर छपी जिसमें मज़हर मजीद को उन्होंने कोट किया, और उसमें उसने कहा था कि जी जो सिडनी का 2010 का टेस्ट था, 2010 में जो सिडनी में टेस्ट हुआ था जिसमें दानिश खेला था और पाकिस्तान हारा था, वो बड़ा क्लोज मैच हुआ था, उसमें बड़ी बातें हुई थी कि कैचेस ड्रॉप हुए और रन आउट्स वगैरह का चक्कर चला था। उसमें उसने कहा था कि जी बुक मेकर्स ने तकरीबन कोई 10 पॉइंट पता नहीं कितने मिलियन रुपीस कमाए उस टेस्ट मैच पे पाकिस्तान के हारने पे। वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन आज तक कभी उस पर कोई ऐसी कोई प्रॉपर इंक्वायरी नहीं हुई है। आपको याद होगा कि जब वो टीम वापस आई, आकिब जावेद का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट, वीडियो स्टेटमेंट, हाँ जो वीडियोज आई थी अब्दुल रकीब का, सब ने सस्पेशन उसमें जाहिर की थी कि इंतखाब आलम का, कि भाई अजीब उस टेस्ट में हुआ। आपको लगा दानिश उस टेस्ट में यू वर द प्राइम बॉलर, आपको लगा कि उस टेस्ट में कुछ हो रहा है? जब we were in a prime situation to win that test match, और जब आपके पास सिर्फ उनका एक ही प्लेयर माइकल हसी रह गया था, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक मैच देखने वाला भी, और अगर आप लोग भी यहाँ पर उस पर बात कर रहे होंगे, तो जिस तरह से कैचेस छूटते गए, पहले 15 रन पे था माइकल हसी, फिर 35 रन पे था, और माशाल्लाह से सबके सामने मेरी बॉलिंग की रन आउट मिस हुआ। रन आउट भी अगर आप उसको देख ले, क्लोजली देखे, तो
कलेक्शन हुई, बेल्स को नहीं हिट हुआ। अगर आप देखें नहीं, लेकिन दानिश व्हाट इज योर ओपिनियन, मतलब यू वर पार्ट ऑफ द टीम, क्या आप आपको लगा उस वक्त ऐसा महसूस हुआ कि हाँ जी यहाँ गड़बड़ हो रही है इस मैच में? मुझे देखे बाद मुझे फील हुआ कि यार ये हुआ क्या, ये एकदम से आप बिल्कुल उसको वो करना चाहिए कि उसको देखना चाहिए। फील क्या हुआ? फाउल प्ले फील हुआ आपको? लगा कि गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, कोई गलत काम हो रहा है? बिल्कुल फील हुआ मुझे। क्योंकि मैं उसमें मेरी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी, मेरी बॉलिंग पे और मेरी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी। आई वाज मेकिंग एन हिस्ट्री कि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जीतने जा रहे थे, वी वर गेटिंग देम आउट। और उसमें मैं मेरी वाइफ थी, बच्चे थे, आई वाज लिटरली क्राइंग आफ्टर दैट टेस्ट मैच। आई डिडंट हैड द वो जो था डिनर भी नहीं किया, मैं निकला भी नहीं कहीं, मैं आई वाज सो अपसेट कि इतनी मेहनत करने के बाद इतनी मेहनत की, हम इस पोजीशन पे लेके आए और इस तरह से हो गया। तो आप देखें ना, रन भी कितने थे, 190 थे, और जिस तरह से आउट ही हो गए सारे, 174 थे, तो जिस तरह से आउट हो गए। यूसुफ भाई कप्तान थे और बहुत ज़्यादा वो हुआ था। मैं तो आई वॉज रियली शॉक कि फिर जिस तरह मैं अपने पीछे मेरे ऊपर जो केस हुआ, उसके बाद जब मैं डीप इन गया और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि मैं अपना केस एक वो कर रहा था, फाइट कर रहा था, और मुझे जाना पड़ा सब चीज़ डीप, तो डेफिनेटली लगा कि यार ये गड़बड़ हुई होगी। डेफिनेटली। ये इंसिडेंट की हम बात करते हैं सिडनी टेस्ट की, उससे पहले आपको याद होगा 93 में एक एलन बॉर्डर का बड़ा फेमस एक उसने किताब लिखी, उसमें उसने ये लिखा कि जी मुझे जो है उसने बाद में किताब लिखी थी, लेकिन उसने 93 का उसने वहाँ पर कोट किया था। उसने कहा कि जी मुझे पाकिस्तान के साबिक कप्तान मुश्ताक मोहम्मद ने 5 लाख पाउंड की ऐसी कोई अमाउंट थी ऑफ़र की कि आप लोग ये मैच हार जाओ। और उसके बाद मुश्ताक भाई से पूछा गया उसके बारे में, तो मुश्ताक भाई ने कहा कि हाँ मतलब हमने ऐसी मजाक में एक बात की थी और ऐसी कोई बात मतलब नहीं थी। लेकिन ये सारे जो मामला थे, जैसे सिडनी टेस्ट का था, ये था, और भी बड़े इश्यूज़ हैं। अभी श्रीलंका जिम्बाब्वे की जो सीरीज़ हुई उस पर भी अभी बातचीत शुरू हो चुकी है। अब आपको लगता है सिर्फ कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, जैसे अकरम रज़ा ने कहा था कि ये हाफ कुक चीज़ें हम लेके चल रहे होते हैं क्रिकेट में, मसलियतें आ जाती है ना। फिर अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, कोई बहुत बड़ा प्लेयर है तो उसके खिलाफ आपको मुश्किल होगी। पाकिस्तान में नहीं, कहीं और भी अगर आप जाएंगे, अजहरुद्दीन का भी करियर ख़त्म हो रहा था उस वक्त। हैंसी क्रोनी ने तो खुद कह दिया था, उसने तो खुद मान लिया था। लेकिन वो जो एक बात अभी बीच में हुई थी कि कॉन्क्रीट एविडेंस होता है या नहीं होता, वो असल में कौन सी एजेंसी के पास टिप आई है। हैंसी क्रोनी के केस में इसलिए कॉन्क्रीट एविडेंस था क्योंकि वो सीबीआई ने उसको पकड़ा था, वहाँ की पुलिस ने पकड़ा। इवन जो हैंसी क्रोनी का और अजहरुद्दीन का जो केस साथ ही एक ही केस था वो, उसमें सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की। अभी आईपीएल का जो निकला, अभी आईपीएल का भी पुलिस ने मतलब उनके वहाँ जहाँ पुलिस इन्वॉल्व हुई है, जहाँ स्टिंग ऑपरेशन जहाँ हुए, वहाँ कॉन्क्रीट एविडेंस आया है। आप ये नदीम गौरी वगैरह वगैरह का जो केस है, उसमें भी आपके पास स्टिंग ऑपरेशन है। आमिर आसिफ भट्ट के पास भी आपके पास स्टिंग ऑपरेशन है। इनका जो केस है दानिश कनेरिया का, वो काउंटी का फर्स्ट लेवल मैच भी नहीं है, बल्कि वो तो प्रो 40 मैचेस है, जो डरहम वर्सेस एसेक्स काउंटी का मैच। तो वहाँ पर कॉन्क्रीट एविडेंस का जमा करना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये जो लॉज हैं आईसीसी के या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ये बहुत सख्त हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगर आप कोड अप देखेंगे, वो आईसीसी से भी सख्त है। उसमें सिर्फ इस बात पे भी आपको सजा हो जाती है कि आपने बताया क्यों नहीं। ये बहुत सख्त है ये तो। लेकिन आसिफ, जो पॉइंट आप रेस कर रहे हैं, यहाँ पर फिर बात यही आती है कि सजाएं तो सख्त है, लेकिन जो प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, द प्रोसेस ऑफ रीचिंग अ कंक्लूजन कि कोई गिल्टी है कि नहीं है, वो बड़ा कमज़ोर है ना। क्योंकि जब तक कि उसमें पुलिस इन्वॉल्व नहीं होगी, जब तक कि वो क्रिमिनल ऑफेंस उसको नहीं समझा जाएगा, जैसे कि अब न्यूजीलैंड में हो गया, न्यूजीलैंड में क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया है, तो उस वक्त तो फिर कोई रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस बनाने के लिए, यहाँ पर आपने क्रिमिनल ऑफेंस की बात की, अगर क्रिमिनल ऑफेंस अगर होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है वैद भाई, पुलिस अगर एक प्लेयर को किसी को क्लियर कर देती है, उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ क्या बनता है? वो तो फिर पुलिस एक इदारा है जो इस चीज को देखती है, वो एक प्लेयर को क्लियर कर देती है, फिर तो मेरे केस में मुझे क्लियर तो किया ही नहीं ना, तो क्लियर ही नहीं किया ना। एक मिनट में दानिश, एक सेकंड क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये अपने केस का हवाला दे रहे हैं तो इनको क्लियर इसलिए किया गया था कि सबूत नहीं मिला, ये गिल्टी हैं या नहीं है उन्होंने डिटरमिन नहीं किया था। उन्होंने ये कहा था 2009 में गालिब, 2009-10 में सितंबर में आप पे चार्ज लगा था, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमें इसके प्रूफ्स नहीं है, इसलिए आप को छोड़ देते। लेकिन उसके बाद फिर ईसीबी ने इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद ईसीबी ने इन्वेस्टिगेशन की। इनकी साथ जो हुआ था उसमें मरवन वेस्टफील्ड भी पकड़े नहीं जाते। मरवन वेस्टफील्ड जो मैंने पूरा इनका केस पढ़ा है मैं, तो उसमें मरवन वेस्टफील्ड को कहा यह गया, डरहम वर्सेस एसेक्स वर्सेस डरहम मैच है, उसको प्रो 40 का मैच है, उसको कहा कि एक ओवर में 10 या 12 रन देने,
हाँ, 10 या 12 रन। अच्छा, वो बड़ा मीडियोकर प्लेयर है, उसके अगर आप स्कोर शीट देखें तो वो पिछले मैच वो सर्टन भी नहीं है कि वो मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा, लेकिन उसने वो रन्स नहीं दिए, उसके बावजूद चार्ज ये है कि इन्होंने उसको पार्किंग लॉट में जाके 6000 पाउंड दिए। 6000 पाउंड अब वो रख रहा है अपने लॉकर में। तो वो पैलाडिनो, आई थिंक आपका एक प्लेयर था, पैलाडिनो, उसने देखा तो उसने कहा कि मुझे ये पैसे ऐसे ऐसे मिले, तो वो पैलाडिनो से बात फिर आगे बढ़ी है और फिर 8 या 9 प्लेयर्स ने एसेक्स के इनके खिलाफ गवाही दी है वो कि ये हमसे ऐसी बात करते थे। मैं एक बात बता रहा हूँ जो फैक्ट जो छपा हुआ है। ब्रेक लेना मुझे आसिफ, डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ब्रेक लेना, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो विल कैरी ऑन।